हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि प्रबंध की सीरीज चल रही है, उस प्रबंध की सीरीज में अभी तक हमने प्रबंध के कार्यों को डिस्कस कर चुके हैं। बेटा, प्रबंध के कार्य में हमने देखा था कि सबसे पहला कार्य प्रबंध का जो होता है वह होता है नियोजन। नियोजन के बाद हमने देखा था संगठन क्या होता है, नियुक्तिकरण क्या होता है, निर्देशन क्या होता है, और सबसे अंत का काम जो होता है प्रबंध का वह होता है नियंत्रण। ये तीनों और ये जो तीन चार काम है, इन तीन चार कामों में जब तक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, जब तक इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, तब तक क्या है, प्रबंध पूरी तरीके से फेल है। प्रबंध में अब एक दूसरी चीज आती है या दूसरा एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं वित्तीय प्रबंध। क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं वित्तीय प्रबंध। और वित्तीय प्रबंध क्या होता है, इसके नाम से जैसे हमें समझ में आ रहा है, यह होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना किसी भी संगठन के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप नहीं कर पाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कैश का फ्लो क्या है, आपका कैश का आउटपुट कितना है, आपके पास एक्चुअल में है कैश कितना, है ना? क्योंकि पूरी चीजें किसके अराउंड घूमती हैं, कैश के अराउंड घूमती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसको हम देखते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में हम इसको बोलते हैं वित्तीय प्रबंध। अब ये क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, और इसका करना क्या है, जरूरी क्यों है? तो वित्तीय प्रबंध की यदि मैं बात करूं तो वित्तीय प्रबंध करने के लिए सबसे पहले हमें पूरे बिजनेस का एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारी हर जो यूनिट है, चाहे वो हमारी लागत की यूनिट हो, चाहे वो हमारी मार्केटिंग की यूनिट हो, चाहे वो हमारी प्रोडक्शन की यूनिट हो, चाहे वो हमारी क्वालिटी की यूनिट हो, उसमें हम कैसे कैश का फ्लो करें। देखिए, एक बिजनेस जो होता है, उस बिजनेस में आपके भी बिजनेस होंगे, एक बिजनेस जो होता है उसमें एसेट्स जो होती हैं वो दो तरीके की एसेट्स होती है, ठीक है? एक होती है स्थायी संपत्तियां और एक होती हैं क्या, अस्थायी संपत्तियां। दोनों में डिफरेंस क्या है हम उसको समझते हैं। एक होती है स्थायी और एक होती है बेटा कौन सी, अस्थायी। मतलब ऐसी संपत्तियां, जैसे मैं बात करूं स्थायी संपत्ति के बारे में, तो ऐसी संपत्तियां जो आपके बिजनेस में क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। जैसे कि आपने किसी भी जगह एक बिजनेस शोरूम स्टार्ट किया, तो आपका जो फर्नीचर है वह क्या होगा, फर्नीचर ये फिक्स्ड एसेट्स है। आप कोई हर 15 दिन में फर्नीचर थोड़ी बदलेंगे, एटलीस्ट कम से कम 2 साल 3 साल तो आपका फर्नीचर चलेगा। आपका जो रिसेप्शन एरिया है, या आपने जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइंस वगैरह बिछवाई, ये सब क्या हो गया, ये आपकी स्थायी एसेट्स हो गई, मतलब फिक्स एसेट्स। अब अस्थायी संपत्तियां क्या होती हैं? अस्थायी संपत्तियां वो होती हैं बेटा जो आप दैनिक रूप से खर्चे करते हैं, या कुछ ऐसी चीज खरीदते हैं जिनकी वैलिडिटी, जैसे आपने स्टेशनरी का सामान खरीदा, कितना टाइम चलेगा स्टेशनरी का सामान, 15 दिन, 20 दिन, बहुत से बहुत 1 महीने के लिए आप परचेस करेंगे। तो ये एसेट्स क्या हुई, ये आपकी हो गई अस्थायी संपत्तियां। तो वित्तीय प्रबंध का सबसे पहला जो काम होता है वह क्या होता है, स्थायी संपत्तियां और अस्थायी संपत्तियां का वैल्यूएशन करना, कि हमारे जो बिजनेस है उसमें स्थायी संपत्तियां और अस्थायी संपत्तियां क्या हैं, कितनी है। इसके बाद मैं यदि बात करूं स्थायी और अस्थायी के बाद, संस्था को, देखिए कोई भी एक संस्था होती है, उस संस्था को चलाने के लिए हमें ऋण की जरूरत पड़ती है। हमें ऋण क्या होते हैं, कोई कंपनी होती है कई अलग अलग तरीके से ऋण लेती है बेटा। जैसे किसी को शॉर्ट टर्म ऋण चाहिए रहता है, किसी को लॉन्ग टर्म चाहिए रहता है। तो हमें ये भी एनालिसिस करना वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत आता है कि हम किस तरीके के रिक्वायरमेंट है, हमें शॉर्ट टर्म ऋण चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। तो उसके लिए भी कई तरीके की चीजें होती है। जैसे कंपनी है, मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, तो एक कंपनी है, उस वो अपने वित्त का नियोजन कैसे करती है? देखिए, एक तरीके से वो करती है क्या, अल्पकालीन, मतलब कम समय के लिए। इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी ड्यूरेशन ये होती है कि इसकी ड्यूरेशन जिसको 1 वर्ष के लिए लिया जाए या 1 वर्ष से कम वर्ष के लिए लिया जाए, तो वह कौन सा ऋण होगा, अल्पकालीन ऋण। एक होता है मध्यकालीन। अब ये मध्यकालीन ऋण क्या होता है, मध्यकालीन ऋण मतलब जिसकी अवधि 1 साल से 5 साल के बीच में है। मतलब हमने जो ऋण लिया है वह ऋण हम 1 साल से 5 साल के बीच में उसको क्या कर देंगे, चुका देंगे, खत्म कर देंगे। तो वो हमारा कौन सा हुआ, मध्यकालीन ऋण। एक होता है बेटा तीसरा, जिसको हम बोलते हैं दीर्घकालीन ऋण, जो 5 साल से अधिक की अवधि के लिए लिया जाता है। ये कौन सा हो गया, दीर्घकालीन ऋण। अब कंपनी, एक बिजनेसमैन है, एक कंपनी है, वो कई तरीके से वित्तीय प्रबंध करती है। मैंने बताया अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। अब दीर्घकालीन ऋण जो होता है उसकी प्राप्ति किस तरीके से की जाती है?
आपने शेयर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। कोई कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर देती है, और जब उन शेयर्स को वो मार्केट में लॉन्च करती है तो उससे क्या होता है, उसे पूंजी की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब इसमें भी तीन चीजें होती हैं बेटा, इस चीज को समझना। जो अंश होते हैं, हिंदी में हम शेयर्स को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। तो एक होते हैं क्या आपके समता अंशधारी, ठीक है। एक होते हैं आपके पूर्वाधिकार अंशधारी, ठीक है। और इसमें एक चीज और आएगी, ऋण पत्र। हम इन तीनों को समझेंगे, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, एक पूर्वाधिकार अंशधारी और एक होता है क्या, ऋण पत्र। तो इन तीनों चीज से कोई भी कंपनी अपने लिए क्या करती है, वित्त की प्राप्ति करती है। कोई भी कंपनी अपने लिए क्या करेगी, फाइनेंस मैनेजमेंट करेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस यदि हम समझें, तो सबसे पहले हम उठाते हैं किसे बेटा, समता अंशधारियों को। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि कंपनी के एक्चुअल स्वामी जो होते हैं, कंपनी के एक्चुअल स्वामी जो होते हैं वह कौन होते हैं, समता अंशधारी होते हैं। समता अंशधारियों को क्या बोला जाता है, कंपनी के एक्चुअल स्वामी। ये लोग ही आगे के लोगों की रिक्रूटमेंट्स करते हैं, ये लोग ही क्या करते हैं, आगे का जो भी एनालिसिस होता है या बिजनेस की जो नीतियां होती हैं, उन नीतियों का निर्धारण कौन करते हैं, यही सब लोग करते हैं। तो ये कौन होगा आपके समता अंशधारी। उसके बाद होते हैं पूर्वाधिकार अंशधारी, ठीक है। जो नॉर्मल लोग, बाकी के लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ये पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं। और ऋण पत्र, कंपनी दीर्घकालीन वित्त के लिए सबसे क्या अपने ऋण पत्र जारी करती है, डिबेंचर्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। और उस ऋण पत्र के माध्यम से वो क्या करती है, दीर्घकालीन वित्त की प्राप्ति करती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यह है कि यदि कंपनी को सबसे पहले ऋण चुकाना है, वित्तीय प्रबंध में यदि कंपनी को सबसे पहले ऋण चुकाना है, तो सबसे पहले ऋण किसको चुकाएगा, वो ऋण पत्रधारियों को, डिबेंचर्स को ऋण पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद किसको मिलेगा लाभांश, उसके बाद लाभांश मिलता है पूर्वाधिकार अंशधारियों को। और सबसे अंत में लाभांश लेते हैं कौन, समता अंशधारी। समता अंशधारी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के एक्चुअल संचालक होते हैं। तो वो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, भाई लाभांश हुआ, हमने ऋण लिया, ऋण लिया तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने मान के चलिए 2 करोड़ का ऋण लिया, ठीक है, ऋण पत्र के माध्यम से। हमें प्रॉफिट हुआ, हम सबसे पहले किसको देंगे, ऋण पत्रधारियों को। उसके बाद पूर्वाधिकार अंशधारी, और उसके बाद किसे मिलता है, उसके बाद मिलता है सबसे लास्ट में समता। ये कंपनी के एक्चुअल स्वामी होते हैं और ये सभा में भाग ले सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि कंपनी की मीटिंग्स हो रही हैं, हर महीने मीटिंग्स होती हैं कंपनी की, उसमें एक चीज होती है पार्षद सीमा नियम बनता है, पार्षद अधिनियम बनता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उसमें क्या है, कंपनी की क्या हो रही है, सभा हो रही है। कंपनी की सभा में वोट डालने का जो राइट्स है वो किसके पास है, समता अंशधारियों के पास। पूर्वाधिकार अंशधारियों के पास यह राइट्स नहीं है, ठीक। एक इस तरीके से चीजें हो गई। अब इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो आगे में हम देखें कि और क्या चीजें कर सकता है वित्तीय प्रबंध में। वित्तीय प्रबंध में और चीज हो सकती है, जैसे भाई वित्त का नियोजन, ठीक, हमें किस किस जगह से वित्त की प्राप्ति करना है। अच्छा, इसमें वित्तीय प्रबंध में दो चीजें और एक मतलब दो वर्ड्स और आते हैं बेटा, उसका ध्यान रखिए। एक आएगा अति पूंजीकरण, ठीक है, और एक आता है अल्प पूंजीकरण। ये दोनों स्थिति जो होती हैं इसके लिए वित्तीय प्रबंध करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अभी अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण क्या है, देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि कंपनी के लिए सबसे खराब स्थिति जो होती है ना बेटा, वो होती है अति पूंजीकरण। कंपनी इससे बहुत बचना चाहती है, अति पूंजीकरण से। अब सबसे पहले हम उसको अति पूंजीकरण को देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जब कंपनी अपने विनियोजित पूंजी से, मैं अभी कॉमर्स की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, फिर उसको सरल शब्दों में बताऊंगा, अपनी विनियोजित पूंजी से या विनियोजित पूंजी की तुलना में लाभांश नहीं एकत्रित कर पाती या अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश नहीं दे पाती, तो क्या होता है, अति पूंजीकरण की स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो शेयर्स का वैल्यू होता है, ठीक है, शेयर्स का जो उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू होती है और एक्चुअल वैल्यू से वो शेयर्स क्या होते हैं, रेट कम हो जाता है। मान लीजिए एक शेयर का पुस्तकीय मूल्य 10 रुपए है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है, 7 रुपए। मतलब कंपनी कौन सी स्थिति में है, अति पूंजीकरण की स्थिति में है। तो कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश वितरित नहीं कर सकती, जब अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश नहीं दे पाएगी, तो वो स्थिति होगी क्या, अति पूंजीकरण। सेकंड में क्या लिखा है, अल्प पूंजीकरण। अल्प पूंजीकरण एक ऐसी स्थिति है जिसमें सबसे ज्यादा जो कंपनी है वो अपने साधनों का प्रयोग करती है, मतलब अपने इक्विपमेंट्स का प्रयोग करती है। इस स्थिति में थोड़ा डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो सकता है। अब अल्प पूंजीकरण मतलब स्थिति क्या,
अगर मैं कॉमर्स की लैंग्वेज में बात करूं तो कंपनी की विनियोजित पूंजी, बात को ध्यान से समझिएगा, कंपनी की विनियोजित पूंजी से उसके शेयर्स का क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का एक शेयर है, उसका पुस्तकीय मूल्य जो है, उसका एग्जैक्ट मूल्य जो है वह 10 रुपए है, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, 12 रुपए, 13 रुपए वैल्यू है। तो वो जो स्थिति बन रही है, वो स्थिति क्या बनेगी बेटा, वो स्थिति बनेगी अल्प पूंजीकरण। तो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी यह नहीं चाहती है कि उसकी कंपनी किस स्थिति में आए। सबसे घातक स्थिति होती है कौन सी, अति पूंजीकरण की। कोई भी कंपनी चाहेगी कि उसका जो मार्केट है या उसका जो बिजनेस है वो अति पूंजीकरण की स्थिति में नहीं आए। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, कई बिजनेसमैनों को पूंजी की संरचना करनी पड़ती है कि हम किस किस स्रोतों से पूंजी मंगवाएंगे। जैसे मैंने अभी देखा, बताया आपको कि समता अंशधारी होते हैं, पूर्वाधिकार अंशधारी होते हैं, ऋण पत्र के माध्यम से भी कंपनी क्या करती है, दीर्घकालीन वित्त की प्राप्ति करती है। तो कैसे उसका स्ट्रक्चर पूंजी का बना है, तो उसके लिए वही सारी चीज़ें होती हैं। बजट का नियंत्रण किया जाता है, लागतों का नियंत्रण किया जाता है, मात्राओं पर नियंत्रण किया जाता है कि किस क्वालिटी का हो, तब हमारे उस पूंजी को हम क्या करें, बना सकें। पता चल रहा है कि हमारे पास पूंजी तो बहुत है, हमने उठा के कहाँ पे क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट हमें करना है नहीं करना है, उसका हमारा रिटर्न्स कितना है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं बेटा, ये सब चीज़ें वित्तीय प्रबंध का एक भाग होती हैं। कल के वीडियो में हम पूरे ब्रीफ तरीके से पूंजी संरचना को समझेंगे कि एक्चुअल में पूंजी संरचना होती क्या है, क्यों की जाती है, क्या क्या मेथड्स होती हैं पूंजी संरचना की, किस तरीके से पूंजी संरचना की जाती है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।